दोस्तों नमस्कार। एक अदद चुनावी मशीनरी की जरूरत है जो सक्रिय हो जाए तो आप चुनाव हार नहीं सकते हैं। लेकिन वही चुनावी मशीनरी अगर सक्रिय ना हो तो फिर इस बात की गारंटी है कि आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। इस चुनावी मशीनरी का खेल क्या है? इस चुनावी मशीनरी के दायरे में कौन आता है? और इस चुनावी मशीनरी का मतलब अगर जीत की गारंटी है और ना होने पर हार की गारंटी है तो इस चुनावी मशीनरी को तो हर कोई अपने साथ चाहेगा ही। और मौजूदा वक्त में कमोवेश यही स्थिति इस देश के भीतर में सत्ताधारी राजनीतिक दल बीजेपी या उसकी अगुवाई करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कहीं यह पूरी मशीनरी जुड़ तो नहीं गई है। इस चुनावी मशीनरी का मतलब क्या होगा? इस चुनावी मशीनरी का मतलब बहुत साफ है। इस देश के भीतर में तमाम संस्थान, उससे जुड़े हुए तमाम नौकरशाह, निचले तौर पर इस देश की अदालतों को भी जोड़ लीजिए और इस देश के फोर्थ स्टेट यानी लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर और सवाल पूछने वाले की पहचान लिए हुए मीडिया को भी जोड़ लीजिए। तो मीडिया कोई सवाल सरकार से पूछेगा नहीं। संस्थान सत्ता और सरकार के प्रचार में लग जाएंगे। नौकरशाही अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हुए सत्ता के साथ खड़ी होगी। इस देश के भीतर में संवैधानिक और स्वायत्त संस्थान भी सरकार के लिए ही काम करेंगे चुनाव के वक्त। और इस परिस्थिति में नौकरशाह तो दूर की गोटी, वह तो बहुत छोटी सी चीज है। सेना भी सरकार के प्रचार में लग जाएगी। जगह जगह प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा की जाएगी और उसके साथ उपलब्धियों का खाका प्रचार के तौर पर रखा जाएगा। टैक्स पेयर का पैसा इस पूरे प्रचार प्रसार में फूंक दिया जाएगा और सिर्फ राजनीतिक सत्ता के अनुकूल जमीन बनती चली जाएगी। और एक झटके में अगर यह सब गायब कर दीजिएगा तो फिर वही सत्ताधारी पार्टी चुनाव हार जाएगी। अजीबोगरीब लग सकता है लेकिन मौजूदा सच यही है। इस देश के भीतर में बड़े बड़े चुनाव जब जब होते हैं पूरी चुनावी मशीनरी सक्रिय हो जाती है चुनाव जिताने के लिए। और जब छोटे चुनाव होते हैं तो वही चुनावी मशीनरी गायब हो जाती है और उसके गायब होते ही सत्ताधारी राजनीतिक दल का उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। सिलसिलेवार तरीके से आज जरूर समझिए यह पूरा खेल कैसे चलता है। लेकिन उससे पहले आज ही राजस्थान में एक सीट पर जहां चुनाव हुए उसका परिणाम आया। महीना भर नहीं बीता है जब राजस्थान के भीतर कांग्रेस की सत्ता को बीजेपी ने उखाड़ फेंका। 200 में से 115 सीटें जीत ली। 200 ना कहिए 199 सीट में से, क्योंकि एक सीट पर चुनाव हुआ नहीं था। वहां कांग्रेस के उम्मीदवार की निधन हो गया था। तो फिर वो चुनाव अब हुआ और आज उसका रिजल्ट आया। कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार का निधन हुआ था, गुरमीत सिंह कुन्नर, उनके बेटे को टिकट दिया रुपेंद्र सिंह कुन्नर को। वह चुनाव जीत गए। तकरीबन 12,000 से चुनाव जीत गए। जो हारे वह बीजेपी के उम्मीदवार। लेकिन सवाल बीजेपी के उस भरोसे और उस उम्मीद का भी है जहां पर वो मानकर चल रही थी कि जब पूरी सरकार को उखाड़ फेंका तो एक सीट पर तो जीत मिल ही जाएगी। और यह बहुत छोटी चीज होती है एक सीट को जीतना, खास तौर से तब जब महीने भर पहले बीजेपी की सरकार बनी हो और 2 दिन पहले वहां मंत्रिमंडलों का बंटवारा हुआ हो और खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी 2 दिन पहले तक जयपुर में एक दूसरे सम्मेलन में नजर आ रही थी। लेकिन चुनावी मशीनरी उस एक सीट को लेकर सक्रिय नहीं थी जो सामान्य तौर पर पूरे राजस्थान के चुनाव में सक्रिय थी। तो 12,000 वोटों से एक राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाला बीजेपी का उम्मीदवार जिसकी जीत तय मानी जा रही थी, वह चुनाव हार गया। तो क्या वाकई चुनावी मशीनरी बहुत मायने रखती है और इस देश के भीतर में चुनाव ही सब कुछ है? तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इस देश के भीतर में जो भी कार्यक्रम हो उसमें चुनावी जीत जुड़ती चली जाए। और इस चुनावी जीत के भीतर इस दौर में 2 मंत्र लगातार समूचे देश में रेंग रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का सवाल और उस प्राण प्रतिष्ठा के जरिए किस तरीके से बीजेपी, वीएचपी, स्वयंसेवक, कार्यकर्ता सभी लगे पड़े हैं। संघ सक्रिय हो चला है
और उसके साथ तमाम विभाग अधिकारी इस देश के कार्यालयों में काम करने वाले वह भी इसी काम में जुट गए हैं, तो क्या उनका काम यही है? यह पहला सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल एक और होगा कि जो संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, विकसित राष्ट्र की संकल्प यात्रा, उसको भी तो नौकरशाही अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उसका विरोध महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है, वो कौन से सवाल उठे? लेकिन ये एक चुनावी मशीनरी का हिस्सा है। तो जरा राजस्थान को याद जब आप कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि राजस्थान में चुनाव जीतने के महीने भर के भीतर अगर बीजेपी एक सीट हार जाती है, तो एक क्षण के लिए याद कीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था। मार्च 2023 कस्बा बेट सीट पर, जिस सीट को बीजेपी 1995 के बाद से हारी ही नहीं थी, उस सीट पर वो हार जाती है और वहां से कांग्रेस के रविंद्र धांकेकर जीत जाते हैं और बीजेपी के हेमंत रसाने जो हैं वह हार जाते हैं। यानी 25 बरस से जो सीट बीजेपी के पास थी महाराष्ट्र में, वह सीट वो हार गई। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सत्ता की तूती बोल रही हो और महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, हालांकि उसके बाद तोड़ा, लेकिन मार्च 2023 में एनसीपी नहीं लेकिन शिवसेना तो टूट गई थी। तो एक बार फिर जरा सोचना शुरू कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, जिस महाराष्ट्र में तूती बोलती थी वहीं पर एक छोटा चुनाव हुआ और हार गई बीजेपी। फिर याद कीजिए उत्तर प्रदेश के भीतर सितंबर के महीने में दारा सिंह चौहान जिस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीतते हैं, उसी सीट पर वह उससे दुगने मतों से हार जाते हैं। जब जीतते हैं तब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, हारते हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार थे। क्या फिर वही चुनावी मशीनरी सक्रिय नहीं हुई? यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस जोड़ी को कौन हरा सकता है? बावजूद इसके दारा सिंह चौहान हार गए। बावजूद इसके महाराष्ट्र के कस्बा बेट चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जिस सीट को 25 साल से नहीं आ रहे थे, उसको हार गए। राजस्थान में सत्ता मिल गई, सब कुछ मिल गया, नई नई सरकार बनी, लेकिन चुनाव हार गए श्री कर्णसुल की सीट से। यानी जिस विधानसभा की सीट से हारे, वो हारना नहीं चाहिए था, लेकिन हार गए। अशोक गहलोत क्या कहते हैं इस पर, सुनिए जरा। 12,000 वोट से सीट जीत गई है। इस जीत ने कई संदेश दे दिए। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्रिपद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की कर्णपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। मंत्री को तो जब मंत्री होता भी है, चुनाव लड़ता है, तो ना तो डाक बंगले रुक सकता वो, ना गाड़ी घोड़े काम दे सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था। अब अशोक गहलोत तो एक हारे हुए मुख्यमंत्री हैं, जिनका कहना था कि उन्हें गद्दी छोड़ती ही नहीं है, यानी कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ती है। लेकिन देखिए, कुर्सी ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन इसी जीत में वह अपनी बड़ी जीत देखने लगे। तो यह भोलापन है या नासमझी है, या राजनीतिक तौर पर चुनावी मशीनरी को वह समझ नहीं पा रहे हैं, हो जो भी। लेकिन जब हम चुनावी मशीनरी का जिक्र कर रहे हैं, तो इस दौर में दो तरीके की चुनावी मशीनरी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इस देश में सक्रिय है। एक तरफ पहली बार यह खुले तौर पर नजर आ रहा है कि जो हिंदू संगठन है, वो आरएसएस हो, वो विश्व हिंदू परिषद हो, या कोई दूसरा ही संगठन क्यों ना हो, उसके साथ केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकार के मंत्रालय और नौकरशाह कांधे से कांधा मिलाकर अयोध्या में राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है, उसके मद्देनजर प्रचार प्रसार में लगे हैं। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी संगठन के साथ मिलकर उस संगठन के कार्यक्रम को सफल बनाने में लग जाए। आप कहेंगे यहां तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो यह तो देश का ही बात हो गई। अब सवाल है, यह देश की बात कैसे हो गई? यह तो एक ट्रस्ट है
और उस ट्रस्ट के जरिए निमंत्रण दिया जा रहा है और उसमें सरसंघचालक की मौजूदगी और प्रधानमंत्री बतौर प्रचारक इससे पहले आरएसएस से जुड़े रहे, तो उनकी मौजूदगी वहां होगी। लेकिन फिर भी इस देश की पूरी नौकरशाही, तमाम मंत्रालय केंद्र और राज्य सरकार के लगे हुए हैं। यह एक मशीनरी का हिस्सा है जो चुनावी मशीनरी के साथ इस देश को तैयार करता है कि दरअसल सत्ताधारी पार्टी ही देश में तब्दील हो चली है और इस देश के भीतर जो कुछ भी होगा वह सत्ताधारी पार्टी करवा रही है या उसका पूरा लाभ सत्ताधारी पार्टी को मिलना चाहिए। और शायद इसका एक दूसरा रूप जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में नजर आ रहा है, जिसमें इस देश की नौकरशाही लगी है। लेकिन बड़ी खास बात यह है कि इस संकल्प यात्रा में जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पूरी उपलब्धियां बताई गई है, उस उपलब्धियों को लेकर महाराष्ट्र के भीतर विरोध हो गया। महाराष्ट्र में कुछ जगहों से मतलब है उन जगहों पर जहां जहां गांव के भीतर रथ यात्रा ये जाकर कह रही थी कि देखिए मोदी सरकार आपके द्वार आई है, जहां पर यह कहा जा रहा था कि मोदी सरकार की मौजूदगी है और यह तिरंगा नहीं बीजेपी का झंडा है। यानी सरकार की योजनाओं को बताने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में गांव वालों ने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा है या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार, उसमें कहीं मोदी सरकार का जिक्र तो नहीं है, तो आपने मोदी सरकार यहां पर क्यों लिखा है। दूसरा था कि आप तिरंगा लगाइए क्योंकि भारत सरकार के तमाम योजनाओं को आप बता रहे हैं, तो ऐसे में आपने बीजेपी का झंडा क्यों लगा रखा है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था और ऐसे में कलेक्टर भी जवाब नहीं दे पाए जहां जहां यह बात निकल कर आई। महाराष्ट्र की टीम ने हमें जानकारी भेजी कि अहमदनगर, नासिक, सतारा, जालना, परभणी, अकोला, हिंगोली, रत्नागिरी, बुल्ढाना, इन तमाम जगहों पर सवाल किए जा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या। एक एक्टिविस्ट जो कोल्हापुर के थे, राज भैरव, उन्होंने यह सवाल खड़ा किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 तो यह कहीं नहीं कहता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार के बदले मोदी सरकार लिख दीजिए। तो राधानगरी तहसील, वहां का जो सोनियाची शिरोली गांव है, वहां पर राज भैरव एक्टिविस्ट ने इस सवाल को पहले खड़ा किया। यह हम आपको बता दें कि कोल्हापुर की पहचान दरअसल छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म स्थान के तौर पर है और वैचारिक तौर पर बड़ा ही करंट है इस जिले के भीतर में, और यहीं से यह सवाल उठा। वो सवाल जब आगे बढ़ा, परभणी में गया, तो वहां पर भी लिखकर पूछा गया कि आप मोदी सरकार कैसे लिख रहे हैं। तो परभणी के जिला कलेक्टर को जब पत्र लिखा गया तो वह भी कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन यह मशीनरी का हिस्सा है जो पॉलिटिकल मशीनरी और चुनावी मशीनरी से मिलकर काम करती है। जब यह बुल्ढाना में पहुंचा तो वहां पर पलसी घोसी गांव है, वहां पर संग्रामपुर तहसील है, उसके पूर्व सरपंच जो हैं मारोड़े, वो दरअसल किसानों से जुड़कर काम करते हैं। संग्रामपुर कृषि उत्पादक बाजार समिति जो है उसके वो डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति तो बड़ी नाजुक है और आप बता रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी हो गई, उसके जरिए किसानों की कितनी बेहतर स्थिति है। तो एक सवाल यह है कि जब स्थिति ठीक नहीं है तो आप ये क्यों लिख रहे हैं, और जब आप लिख रहे हैं कि भारत सरकार ने ऐसा किया है तो यहां मोदी सरकार क्यों लिखा है, यहां पर तिरंगा क्यों नहीं है, यहां पर आपने तिरंगे का एक रंग गायब करके यहां सिर्फ भगवा रंग बड़ा क्यों कर दिया है। ये सारे सवाल होने के बाद एक झटके में उस रथ यात्रा को मोड़ना पड़ा, उसे दूसरी दिशा में ले जाना पड़ा। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर अटक गया। सवाल यह था कि अगर चुनावी मशीनरी इस देश के भीतर में राजनीतिक पार्टी के लिए ऐसे काम करे या उस पार्टी से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस के लिए काम करे या उसके हिंदूवादी विंग विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करे, तो क्या इस देश के भीतर में चुनावी मशीनरी का मतलब समूचे देश में हर नियम कायदा, हर पॉलिसी और जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर हैं जिससे सत्ता को लाभ मिले और कुछ भी नहीं है। अगर यह परिस्थिति है तो बीजेपी को वोट तो 37% मिले थे, बाकी 63% लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया उसमें बड़ी तादाद हिंदुओं की थी, क्योंकि देश में 80% तो हिंदू हैं।
तो यह सवाल फिर से खड़ा हुआ, क्या वाकई भारत सरकार के नाम पर कोई पार्टी इन बातों को रख सकती है? इसका जवाब कोई दूसरा नहीं देगा, खुद प्रधानमंत्री आज जब इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तमाम देश भर के लोगों से एक संवाद बना रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे और किस तरीके से अधिकारियों को भी जोड़ रहे थे, और इस दिशा में उनका ध्यान पता नहीं किसी ने दिलाया या नहीं दिलाया कि दरअसल ये भारत सरकार का काम है और भारत सरकार के काम के तहत भारत सरकार से जुड़े अधिकारी इसको प्रचार अगर कर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी कहां से आ गई, उनका झंडा कहां से आ गया? और मोदी सरकार जब आप खुद कह रहे हैं तो ये तो भारत सरकार है, और मोदी सरकार का मतलब क्या बीजेपी की सरकार है? लेकिन सुनिए जरा, प्रधानमंत्री जब संवाद बना रहे थे वो कहते क्या हैं? किसने सोचा था कि कभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर, ये बाबू और ये नेता लोग खुद गरीब के दरवाजे पर पहुंचकर पूछेंगे कि आपको सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला? लेकिन ये हो रहा है और पूरी ईमानदारी से हो रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ सरकारी दफ्तर, जनप्रतिनिधि देशवासियों के पास उनके गांव मोहल्ले पहुंच रहे। अब ये सवाल कोई भी पूछ सकता है कि मोदी की गारंटी, जब खुद देश के प्रधानमंत्री इस नारे को चुनावी प्रचार के दौरान तमाम राज्यों में लगाते हुए दिखाई दिए, तो एक सरकारी कार्यक्रम इसे माना जाए या इसे पार्टी का कार्यक्रम माना जाए? यह सरकार का कार्यक्रम और पार्टी का कार्यक्रम अब एक ही हो चला है, यानी उसके बीच कोई लकीर नहीं है। यानी इस देश के भीतर में जो भी काम कर रहा है वह इस देश के लिए काम कर रहा है या पार्टी के लिए काम कर रहा है? तो पार्टी और देश अलग अलग है या नहीं है, इसका जवाब देगा कौन? और शायद यही वो वजह है कि जब हम चुनावी मशीनरी के सक्रिय होने का जिक्र करते हैं, जिस दिशा में मौजूदा सरकार बढ़ चुकी है, तो उसमें नौकरशाही पूरे तरीके से एक कतार में दिखाई देगी, तमाम मंत्रालयों के जरिए दिखाई देगी। और इन मंत्रालयों के भीतर का अब जो बजट था वह भी चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री की योजनाओं के साथ और योजनाओं के प्रचार को लेकर कैसे जुड़ रहा है और जुड़ते चला जा रहा है, यह सब कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि तमाम मंत्रालयों के जरिए अब हर मंत्रालय के भीतर का बचा हुआ बजट तो सरकार उस प्रचार की दिशा में लगा चुकी है जहां पे उसे बताना है अगले 2-3 महीनों का ही पूरी राजनीतिक खेल है, उसके बाद तो देश चुनाव में चला जाएगा। तो उससे पहले लोगों के जहन में सरकारी कार्यक्रम के जरिए, टैक्स पेयर के पैसे के जरिए या इस देश के बजट के पैसे के जरिए ही क्यों नहीं पार्टी का काम कर लिया जाए, क्योंकि ऑथेंटिसिटी या साख जो होती है वो सरकार की होती है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की साख अपने तौर पर चुनाव जीतने हारने के साथ जुड़ी होती है, और जब कोई संस्थान, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो, मीडिया की अपनी साख फोर्थ स्टेट के तौर पर इसलिए है क्योंकि वो सवाल करती है, लेकिन वो अगर सवाल ही ना करे तो बहुत वक्त लगता है लोगों को समझने में कि ये दरअसल ये अपना काम नहीं कर रही है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है। तो क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में एक झटके में चुनावी मशीनरी के जरिए निकल कर आ गई? और इस चुनावी मशीनरी के समझने के लिए जब हमने आपसे जिक्र किया, इसमें सेना भी शरीक है, इसमें रेलवे के महाप्रबंधक भी शरीक हैं जो कि सेल्फी पॉइंट बनाने का जिम्मा जिन्हें सौंपा गया, इसमें नौकरशाही है, मंत्रालयों का बजट है, इसमें मीडिया है, इसमें इस देश की जांच एजेंसी भी है, वो चाहे ईडी हो, चाहे करप्शन को लेकर सवाल उठाने वाली सीबीआई हो, या इन सब के बीच जाति को भी नए तरीके से जो परिभाषित प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौर में किया, वही जातियां सरकारी प्रचार के जरिए निकल कर आने लगी। तो कोई रास्ता या कोई बीच की परिस्थिति आपको अब नजर नहीं आएगी। तो क्या यह माना जाए कि इस प्रक्रिया के भीतर हर चीज चेक एंड बैलेंस के एस्पेक्ट से चल रही है? क्योंकि आज ही 2 फैसले हमें लगता है और देखने चाहिए, 2 जानकारियां बड़ी महत्वपूर्ण है। एक जानकारी तो ईडी की ही निकल कर आई, उसने महाराष्ट्र के भीतर में दिगंबर रोहिदास आगवाने को गिरफ्तार कर लिया। 10 तारीख तक वह
जेल में है। 11 करोड़ का मामला है उनकी जो मयूर ट्रेडिंग आयुर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयुर ट्रेडिंग कंपनी जो है उसके मद्देनजर, और पॉन्जिंग स्कीम चलाते थे इसके मद्देनजर। यानी अभी तक विपक्ष जो आरोप लगा रहा था कि आप देखिए सिर्फ सत्ता को बचा लेते हैं, विपक्ष को पकड़ते हैं तो सत्ता को बचाते नहीं है, तो एक बीजेपी के नेता को भी हमने पकड़ लिया। ये क्या बैलेंस, चेक एंड बैलेंस उसी चुनावी मशीनरी का हिस्सा है, या फिर एक दूसरी परिस्थिति जिसमें इस आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बिल्किस बानो गैंगरेप में जिनको की रिहाई दे दी गई थी गुजरात सरकार के जरिए, आज उस फैसले को पलटते हुए कहा कि 48 घंटे के भीतर आप सभी सरेंडर कीजिए। 48 घंटे नहीं, 14 दिन, 2 हफ्ते के भीतर आप लोग सरेंडर कीजिए। और 11 दोषियों को रिहाई जो हुई थी उसमें यह भी समझिए कि मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी ने गुजरात में उन्होंने कहा था अपील कर सकते हैं जल्द माफी के लिए। इन्होंने अपील की, अपील मई में होती है, 15 अगस्त को सबकी रिहाई हो गई, 15 अगस्त 2022 को। उस समय अगर याद कीजिएगा तो शोर मचा था कि गुजरात में चुनाव होने हैं, और दिसंबर में चुनाव हुए। चुनाव में ये सभी लोग सक्रिय थे, चुनाव बीजेपी जीत गई, लगभग 52.5% वोट मिला, 182 में से 156 सीट पर बीजेपी जीत गई, बाकी सभी का सुपड़ा साफ हो गया। और अब सुप्रीम कोर्ट 1 बरस के बाद, 1 बरस 1 महीने के बाद, चुनाव के 1 बरस 1 महीने के बाद फैसला देता है कि जी नहीं, ये फैसला गलत था, आप नहीं कर सकते हैं। सुनवाई तो महाराष्ट्र में चल रही थी, गुजरात सरकार कैसे निर्णय ले सकती है, तो गुजरात सरकार का निर्णय गलत है, आप फैसला होगा तो महाराष्ट्र में होगा, अब आप दोबारा सरेंडर कीजिए, आपको जेल होगी। एक चुनावी मशीनरी के तहत इस चुनावी फैसलों को भी समझिए। मई में अपील, अगस्त में रिहाई, दिसंबर में चुनाव, और 1 बरस के बाद दोबारा सरेंडर कहने को कह दिया गया। तो क्या चुनावी मशीनरी चेक एंड बैलेंस भी करती है, जिससे समाज के भीतर यह मैसेज लगातार जाते चला जाए कि सरकार दरअसल निष्पक्ष है, सरकार हर दिशा में सोचती है, इसीलिए कोई यह ना सोचे कि सरकार सिर्फ सत्ता संभालने के लिए है, अपनी राजनीति साधने के लिए है, या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही वो काम करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके दूसरे परिस्थिति में समझिए तो क्या वाकई चेक एंड बैलेंस की स्थिति पॉलिटिकल नजरिए से इस देश के तमाम संस्थान और अदालतें भी करने लगी है क्या? यह सवाल गाहे बगाहे जहन में इसलिए आएगा अब आपके, जब आप दोबारा से लौटिएगा उस परिस्थिति में जिसका जिक्र से हमने शुरुआत की थी कि राजस्थान में चुनाव बीजेपी हार गई, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश की घोसी सीट हार गई थी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जीत के बाद और सबसे बड़ी पार्टी बनकर, और फिलहाल तो सत्ता भी उसके पास है, और उसमें वह कस्बा पेट की सीट हार गई थी। तो हर बड़ा चुनाव जीत जाना, हर छोटा चुनाव हार जाना, चेक एंड बैलेंस के लिए कहीं सामने वाले को थोड़ी सी राहत और रियायत भी दे देना। यह राहत और रियायत, और इसके दायरे में क्या कर्नाटक भी आता है, क्या तेलंगाना भी आता है, क्या हिमाचल भी आता है, और क्या जो सीट जहां पर वोटिंग हुई और जहां पर जीत मिली आज राजस्थान में, वह भी आती है क्या? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह परिस्थितियां बहुत साफ बतलाती है कि 2024 को लेकर चुनावी मशीनरी अभी से सक्रिय है। वो बाकी चीजों पर नहीं देख रही है, लेकिन उसकी दृष्टि बड़ी साफ है। उसे समझ में आ गया है कि चुनावी मशीनरी को कब सक्रिय होना है, जिससे जीत की गारंटी पर मोहर लग जाए। और अगर चुनावी मशीनरी सक्रिय नहीं होगी तो उस दायरे में जनता जीत तो दूर की गोटी, हार पर मोहर लगाने को तैयार है। इन 2 परिस्थितियों के बीच आप खड़े हो जाइए और सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।